नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। सीटेट पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग 18 नवंबर 2012 पीवाईक्यू के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। आप ईवीएस का कोई सा भी पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कोई सा भी पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कब उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, या प्रकरणों में अंतर्निर्मित, या पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, या इकाई के अंत में। तो जब हम पर्यावरण में कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अभ्यास एवं गतिविधियों को कब हमें सम्मिलित करना चाहिए, कब उपलब्ध कराना चाहिए, ये बताना है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, गतिविधियां और अभ्यास उसके साथ साथ कराने चाहिए। इसीलिए इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, टॉपिक में अंतर्निर्मित, यानी कि टॉपिक के साथ साथ गतिविधियां कराई जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या विशेषतया प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। एक ईवीएस टीचर है, उसको किस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे उचित ऑप्शन आपको चूज करना है। तो विशेषतया पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन सबसे सही बाल केंद्रित शिक्षा में जब हम बच्चों को ध्यान में रखकर कोई भी काम करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसमें बी ऑप्शन सही है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। हालांकि इसमें आपका सीटेट ने डी ऑप्शन माना था, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें सबसे सटीक बी ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? किसका प्रयोग करना, यानी कि आवधिक परीक्षाएं, या गृह कार्य, या योगात्मक कार्य, या पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे का हम आकलन किस तरीके से सबसे बेहतर कर सकते हैं? आवधिक परीक्षाओं के द्वारा, गृह कार्य के द्वारा, योगात्मक कार्य के द्वारा, या पोर्टफोलियो। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, पूरा बच्चे पर डिपेंड होता है, उसमें बच्चे का सब कुछ ब्यौरा होता है। तो पोर्टफोलियो के आधार पर हम किसी भी बच्चे का सही तरह से आकलन कर सकते हैं। डी ऑप्शन सबसे सही है। ठीक है, योगात्मक कार्य, योगात्मक परीक्षाएं ये तो निगेटिव होती ही हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, या अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्रियां क्या करती हैं? तो प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं ऐसा तो है नहीं। शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं ये भी नहीं है। शिक्षक के लिए हालांकि काम बढ़ा देते हैं, लेकिन शिक्षक से हमें कोई मतलब नहीं है। शिक्षक को फायदा हो या नुकसान इससे मतलब नहीं है, हमें बच्चे पर ऐसा देखना है जिसमें बच्चे को फायदा हो, बाल केंद्रित शिक्षा की दृष्टि से। तो शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक है बी ऑप्शन कि अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती हैं इसमें अधिकतम इंद्रियां उपयोग होती हैं, इसीलिए सीखा हुआ ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सबसे सटीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमा एक टीचर है, प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत शिक्षार्थी है। सीमा
एक विद्यार्थी है, प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क अवलोदन, ठीक है, के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। ये के किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? एक छात्रा है सीमा, वो रटकर पाठ को सीख लेती है, बल्कि लीना जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू सीख पाती है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? व्यक्तिक विभिन्नताओं की, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, या निरंतरता की ओर, या अंतः संबंध? कौन से विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो व्यक्तिक विभिन्नता कहती है हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, और इसमें वही बात हमसे कही गई है कि सीमा जो है पाठ को रटकर सीख लेती है, लेकिन लीना जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू सीख पाती है। तो ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है, विकास का व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला है, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है, ये हमें बताना है। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। कौन सी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है? तो समस्या विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। सहयोगात्मक अधिगम एक बढ़िया विधि है। निर्देशित खोज ये भी एक विधि है, लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है, ये उच्च लेवल पर पढ़ाने की विधि होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। हमसे पूछा गया था किसके अलावा, तो व्याख्यान के अलावा ये सभी ABC ये सभी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है 67। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताएं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है? सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, या पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। जो कविता और कहानी होती हैं वो किसका प्रयोग करने में सहायता करती हैं? तो सही दिशा और विद्यार्थियों की खोज का सरलीकरण करने में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो कविता और कहानी होती हैं वो शिक्षार्थियों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जो कल्पना शक्ति को बढ़ाता हो। तो इसमें सी ऑप्शन है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। ठीक है, ये कविता और कहानी का मेन वजह होती है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाना भी वजह होती है, लेकिन हमें सबसे उचित ऑप्शन चूज करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका बी ऑप्शन सही होता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। यानी कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बोलने और सुनने से, पढ़ने से, या सुनने से? तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, पता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार, जिसमें बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता। सा को वाज उसको दिखता है, डी का वी दिखता है, तो ये एक पठन विकार है, पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है डिसलेक्सिया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 69। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? ये सहयोगात्मक अधिगम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाइगोस्की ने दिया था, मोर नॉलेजेबल एडल्ट जो अदर्स, MKO का। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उच्च नैतिक विकास होगा, समूहों में द्वंद्व हो जाएगा, या गहन प्रतियोगिता होगी, या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का जब आकलन करते हैं तो इसका परिणाम होता है, इसका रिजल्ट आता है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समूहों में
द्वंद्व या प्रतियोगिता जैसी कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है, नैतिक विकास भी यहाँ पर रिलेट नहीं करता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। विदेशी यात्रियों से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अल बरूनी किस देश से आया था? ये आपका अरब देश उज्बेकिस्तान से आया था। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। इसके बारे में और कुछ बातें करें तो इसने 2 पुस्तकें लिखी थी, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, जिसमें इसने प्रमुख रूप से भारत के इतिहास के बारे में बात की और उसमें भारत में जो तालाब बनाए गए थे उनके बारे में इसने विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 71। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी किलोमीटर में, दिन, ये सब आपको डाटा दिया गया है। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो सबसे पहले आपको सूरत और मडगांव के बीच की दूरी बतानी है। देखो, किसी स्टेशन से सूरत की दूरी 530 किलोमीटर है और उसी स्टेशन से मडगांव की दूरी है 1509 किलोमीटर। तो सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1509 से 530 घटाएंगे, सिंपल। हमें ये नहीं दिया गया कि सूरत 530 कहाँ से आए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपका एक स्थिर बिंदु होगा, वहां से 530 किलोमीटर सूरत दूर है और वहीं से मडगांव 1509 किलोमीटर है। तो सूरत और मडगांव के बीच की दूरी हो जाएगी 1509 में से हम 530 घटाएंगे तो ये 9 बचा, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 5 गया 9, तो 979 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी। यानी कि अब आपका ए और डी में से कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है। ये तो 2 गलत हो गए। ठीक है, अब हमें समय निकालना है। देखो, मेन बात आती है समय निकालने की। समय आप कैसे निकालेंगे? सूरत और मडगांव के बीच लगा समय, तो आपको सूरत से वो वाला समय उठाना है जब सूरत से ट्रेन ने प्रस्थान किया होगा, क्योंकि आने से हमारा कोई मतलब नहीं है। सूरत से प्रस्थान करे और मडगांव पहुंच जाए, इनके बीच का समय निकालना है। तो पहले दिन में 16:20 यानी कि शाम के 4:20, ठीक है, और दूसरे दिन सुबह 7:35, तो 4:20 से रात 12 तक का कितना समय हो जाएगा? ये 40 मिनट, यानी कि 5 बज गए, 5 7 12, तो 7 घंटे 40 मिनट तो रात 12 बजे तक का समय हो गया। इसके बाद 7 घंटे 35 मिनट दूसरे दिन का समय हो गया। तो 7 घंटे 40 मिनट, 7 घंटे 35 मिनट, इनको आपको ऐड कर देना है। 7 7 14 घंटे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 75 मिनट। अब 75 मिनट में 1 घंटा आपका निकल आएगा, ठीक है, और 15 मिनट बचेंगे, यानी कि ये 15 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे। अब हमें कौन सा ऑप्शन बताना है? 779 किलोमीटर दूरी और 15 घंटे 15 मिनट, यानी कि अब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी को हम पहले से ही कट कर चुके थे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ए आ रहा था, लेकिन अब बिल्कुल डी सही हो गया, क्योंकि इसमें टाइम 20 मिनट दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन यानी कि रिजल्ट कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। अब श्यामा जो है सृजनात्मक विद्यार्थी है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? सृजनात्मकता में कौन सा गुण होता है? अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, मॉडलिंग होता है या अनुकरण होता है? तो सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें मूल विचार और किसी भी समस्या के बहुत सारे हल बच्चा दे पाता है, तो उसमें सृजनात्मकता पाई जाती है।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उसमें अपसारी चिंतन होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। यानी कि जब टीचर जो नया ज्ञान है उसको प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाता है, तब प्रभावी अधिगम होता है। इसके पार्श्व में, पैरेलल में, इसके साथ ही निहित उद्देश्य है। कौन सा? किसको बढ़ावा देना है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बढ़ावा देने के लिए टीचर ऐसा करता है, या शिक्षार्थी स्वायत्तता यानी कि शिक्षार्थी को अपने पर डिपेंड यानी कि उसको जो है अधिकार देने के लिए, या पुनर्वलन के लिए ऐसा करता है, या ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए टीचर ऐसा करता है। टीचर ऐसा क्यों करता है? जो है कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़कर पढ़ाता है। तो ये ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, ज्ञान को जोड़कर, पुराने नॉलेज से जोड़कर पढ़ाएगा तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 74। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, या विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, या अभिभावकों को संतुष्ट करना, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। किसके लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अभिभावकों को संतुष्ट करना, यह भी आपका गलत है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऐसा भी नहीं है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं? किसके अलावा यानी कि कौन सा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। संस्कृति वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है, या शिक्षा की गुणवत्ता, या पौष्टिकता, या शारीरिक गठन। तो सिंपल समझो, आपको वो ऑप्शन बताना है जो वातावरणीय कारकों से शामिल नहीं है, यानी कि आनुवंशिक कारणों में शामिल है। तो वो आपकी शारीरिक गठन होता है, जो कि हेरिडिटी से आपका पूरी तरह से निर्धारित होता है, आनुवंशिकी से निर्धारित होता है। इसीलिए शारीरिक गठन वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 76। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा के संबंध में सही कथन कौन सा है? कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है, या कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है, या कांसा तांबा एवं प्लेटिनम की मिश्र धातु है, या कांसा एक तत्व है। कांसा के संबंध में सही ऑप्शन बताना है। तो कांसा एक तत्व नहीं है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु नहीं है, कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है, या किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या उर्वरा उपजाऊ बन जाती है। जब हम एक ही फसल को बार बार उगाते हैं तो मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है और मृदा बंजर हो जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 78वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं
चुनिए कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, या ए बी है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी में कह रहे हैं पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। कौन सी लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता है? तो देखो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सबसे पहले ये देखो, ए वाला बिल्कुल गलत है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें नहीं होती हैं। लेह और लद्दाख में समतल छतें होती हैं। ढालू छतों वाली ये विशेषता मनाली के घरों की हो जाती है। बाद बाकी सब लगभग सेम रहते हैं, तो इसमें ए नहीं होगा। बाद बाकी सब सही है लद्दाख के घरों के संबंध में। ठीक है, लकड़ी के फर्श होते हैं, पत्थर मिट्टी और चूने की बनी मोटी दीवारें होती हैं, और निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। ये तीनों सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी सी डी। नेक्स्ट है 79। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। तो तरुण भारत संघ का संबंध है वन और झीलों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसका काम है। तो सही ऑप्शन आपका सिंपल सा डी हो जाएगा कि पुरानी झीलों के पुनर्निर्मित करने से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो ये तो आपका बिल्कुल सही है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, दुबोइया, करैत और अफाई। ठीक है, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है, बी भी सही है। सी में कह रहे हैं जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, 4 नहीं। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वो काटता है, इन्हीं से जहर एक्चुअली छोड़ता है। ठीक है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। डी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सी ना हो, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, और इसमें ये आपका आंसर गलत दिया गया है। इसके बाद 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, या अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, या बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ, या बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो पेट्रोलियम के संबंध में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, सी और डी अभी हम बाद में देखते हैं। देखो ए ऑप्शन को देखो, मलेरिया और चिकनगुनिया, बिल्कुल सही बात है, दोनों मच्छरों से फैलते हैं। अब बी में कह रहे हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो सीटेट में क्या होता है, सबसे उचित ऑप्शन चूज करना है। ए भी सही है, लेकिन अब हम बी को चूज करेंगे क्योंकि इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एक्चुअली यही आपका आंसर सही है। इसके बाद सी और डी के ऑप्शंस को हम देखते हैं। सही आंसर मिल जाए उसके बाद भी आपको चारों ऑप्शन देखने होते हैं। ठीक है, सी में कह रहे हैं कि मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। तो हैजा जो है मच्छर से फैलने वाला रोग नहीं है, और इसमें भी हैजा दिया गया, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसमें आपका सही था, मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू।
इसके बाद 83वां क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, कौन से होते हैं? मधुबनी बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, इसमें प्राकृतिक रंगों का जो है उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कौन से वो रंग होते हैं। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट नहीं, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, तो इनका उपयोग नहीं होता है। सोने चांदी के घोल बनाकर बनाए गए पेंट, ये भी नहीं। ठीक है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल या विशेष क्रम से बने पोस्टर रंग, तो पोस्टर रंग भी नहीं। प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है जिसमें पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, इनको चित्रों में उभार लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन कर रहा है? ठीक है, सभी बच्चों के साथ कुछ बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले भी हैं, तो ये किसका पालन कर रहा है? समावेशी शिक्षा का पालन करता है, या समवयस्क शिक्षा, या प्रतिपूरक अधिगम, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पालन करता है? तो सिंपल सा समावेशी शिक्षा कहती है कि जो विशिष्ट बालक हैं और सामान्य बालक हैं, इनको कुछ विशेष प्रावधानों के साथ सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाया जाए। तो सिंपल ए ऑप्शन सही है, ये समावेशी शिक्षा का अनुपालन करता है। नेक्स्ट है 85। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। यानी कि कौन से उदाहरण हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। सिंपल आपको बताना है कौन कौन से घर्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, ए है, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। सी कह रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौट कर आती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है। डी कह रहे हैं, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तो हम कितना भी ब्रेक लगा लें, वाहन कभी रुकेगा नहीं। तो इसमें सही कौन कौन से हो जाएंगे? सी नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब सी जिसमें ना हो उसको आप चूज कर लो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86। एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो एक पश्मीना शाल जो है 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसको बनाने में 200 घंटों का समय लगता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 87। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? भाषा निर्देशित सीखना, या प्रतियोगिता आधारित सीखना, या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना? तो शिक्षिका क्या कर रही है? सरिता को सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, समूह चर्चा में शामिल रखती है। तो किस आयाम का अनुगमन कर रही है? यानी कि वो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीख रही है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब समाज में रहकर सीख रही है, समाज में गतिविधि करके सीख रही है, तो ये सामाजिक अधिगम होता है। इसके बाद 88वां क्वेश्चन, नेफेंथिस जो कि आपका एक घटपर्णी बच्चा है, कीट बच्ची पौधा है। ठीक है, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर
खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है मेघालय में, असम में, ओडिशा में या अरुणाचल प्रदेश में। तो जो आपका नेफेंथीस है ये हमारे देश में मेघालय में, इसके अलावा विदेशों में ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये कीटों को क्यों खाता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाता है। ऐसे भी पूछ लेंगे कि नेपेंथिस जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी, जिसको पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो सिंपल ए ऑप्शन सही है। ये हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है, इसके अलावा विदेशों में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है 89, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, यानी कि जो इन चारों से अलग है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला या पेट्रोल, कौन सा चारों से अलग है? तो जो आपका पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उससे पैराफिन, मोम भी हमें प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होती है, पेट्रोल भी प्राप्त होता है। लेकिन जो कोयला है वो एक अलग है, ठीक है, वो हमें पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है, वो अलग से मिलता है। तो सिंपल आपका सी है जो सबसे अलग है, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये पेट्रोलियम के सब जो है उत्पाद हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, सब मटेरियल है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, यानी कि मधुमक्खी पालन किस समय किया जाता है? तो ये अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। कौन सा सही समय है? तो ये सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी समय रानी मक्खी अंडे देती है और इसी समय बिहार में लीची में फूल आते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका आज की यहाँ पर वीडियो पूरी तरह से समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।